से पहले बात होगी लंबे राजनीतिक मंथन और अंदरूनी उठापटक के बाद किस तरह से महागठबंधन ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट कर ही दी। पटना के एक होटल में आयोजित महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सहयोगी दलों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, जबकि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, माले, सीपीआई और सीपीएम समेत सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता एक मंच पर मौजूद थे। नेताओं ने कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव केवल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही संभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने ये कहा कि कांग्रेस गठबंधन की मजबूती के साथ खड़ी हुई है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिसने बिहार को पिछड़ेपन में धकेला है। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार जो स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार में नई सोच और नए सपने की शुरुआत हुई है। उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया कि 20 साल की डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार को सीएम बनाए रखना चाहती थी, पर इस बार चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर परहेज कर रही है। सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। बिहार चुनाव के लिए एनडीए के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और औरंगाबाद के गोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, जिसमें संबोधित करते हुए उन्होंने आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी बताया और लोग नौकरी के लिए जमीन जो लेते हैं, इस बात का जिक्र वो करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग आपसे जमीन ले लेते हैं नौकरी के एवज में, क्या वो आपको नौकरी देंगे? जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, क्या वो आपको सुरक्षा देंगे? ये सवाल भी पूछा। आरजेडी, आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी है। इससे बचकर रहना ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये जो लोग नौकरी के लिए जमीन, वो आपको नौकरी देंगे। जो लोग मां बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हो, वो सुरक्षा देंगे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा जन्म पटना, बिहार में हुआ था और मैंने अपने बचपन यहाँ 20 साल बिताए बिहार में। मैं अंधकार के उस युग को जानता हूं और मैं प्रकाश के उस युग को भी जानता हूं। मित्रों, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। इसलिए मुझे मालूम है, वह अंधकार का युग भी मुझे मालूम है और मुझे यह उजाले का युग भी देख रहा हूं। और याद रखिएगा कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार ध्यान में हो, तब उजाले का महत्व समझ में आता है। इस दौरान जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विकास की ओर बढ़ने वाली सरकार है।
उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये नए घोषित सीएम चेहरे और उनकी पार्टी विनाश के अलावा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का गठबंधन लचर है। 243 सीट पर महागठबंधन के 255 उम्मीदवार हैं। चारा घोटाले में लालू यादव को 4 बार सजा हो चुकी है। भ्रष्टाचार के बिना इनका कोई काम नहीं होता है। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौराबोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए कल चुनाव होंगे। ये सीट 2021 से खाली है क्योंकि पिछले साल तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों सीटों पर जीत का दावा किया और बीजेपी को राज्यसभा से बाहर रखने के लिए पीडीपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद जताई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार खड़े किए, जबकि बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एनसी को उम्मीद है कि पीडीपी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक उनको वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वर्तमान में 90 सीटें हैं, जबकि बडगाम और नगरोटा 2 सीट खाली हैं, जिससे प्रभावी मतदाता संख्या घटकर अब 88 रह जाती है। 28 विधायकों वाली बीजेपी ने 3 उम्मीदवार सत्य शर्मा, अली मोहम्मद मीर और राकेश महाजन को उतारा है। सत्य शर्मा के अपनी संख्या के आधार पर 2 सीटों वाली अधिसूचना में 1 और सीट जीतने की उम्मीद है। चौथी सीट पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और अनप्रिडिक्टेबल रही है, क्योंकि और जो छोटी पार्टियां रही हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों का यहां पर अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए लगभग 45 वोटों की जरूरत होती है, जबकि 2 सीट चुनाव में प्रति सीट 29 वोटों की आवश्यकता होती है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4 में से 3 सीटें जीतने का प्रबल संभावना में है। पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, वहीं शम्मी ओबराय के अलावा इमरान नबी डार को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनमें से डार चौथी और सबसे रिस्की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एनसी की 3 सीटों पर जीतना लगभग तय है। चौथी सीट जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दांव पेच की अग्नि परीक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। और वहीं देखिए, केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भाई दूज के पावन मौके पर बंद हो चुके हैं। मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया विशेष पूजाओं के साथ संपन्न हुई। सुबह के 4 बजे, सुबह 8:30 बजे वैदिक पूरे मंत्रोच्चारण और धार्मिक परंपराओं के साथ में शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान पूरी केदार घाटी हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोष से गूंज उठी। और अब 6 महीने तक बाबा केदार की जो पूजा है वो शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होगी। बुधवार को केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को मंदिर में सभा मंडप में विराजमान कर दिया गया और आज सबसे पहले केदारनाथ भगवान की चल विग्रह पंचमुखी डोली को सभा मंडप के बाहर लाया गया और इसके बाद डोली को मंदिर की परिक्रमा कराई गई और परिक्रमा के बाद जयकारों के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। आज अपने भक्तों के साथ बाबा केदार की डोली रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। तो कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। केदारनाथ मंदिर में कपाट बंद होने के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और तमाम लोग मौजूद रहे। आज यमुनोत्री में मां यमुना के कपाट भी 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए और अब मां यमुना की उत्सव मूर्ति के दर्शन भी खरसाली गांव में होंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के दौरान करीब 17,39,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। शुरुआत से ही केदारनाथ के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का रैला उमड़ पड़ा। बुधवार को भी 5,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में
श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार देर रात हुए एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड अपराधी मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने मिलकर यह एनकाउंटर किया। मरने वालों में कुख्यात गैंग सरगना रंजन पाठक भी शामिल हैं, जिस पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे कई गंभीर मामले में आरोप थे। मुठभेड़ के बाद सभी आरोपियों को रोहिणी के डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया। पुलिस ने बताया कि मारे गए अपराधी बिहार में कई हत्या, लूट और फिरौती के मामलों में वांटेड थे, सरगना थे और रंजन पाठक के अलावा बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर भी एनकाउंटर में मारे गए। जानकारी के मुताबिक रंजन पाठक सिग्मा एंड कंपनी नाम से एक गैंग चलाता था। बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में 5 हाई प्रोफाइल हत्याओं को इस गैंग ने अंजाम दिया था और पुलिस की तरफ से रंजन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। नेपाल से बिहार तक कई वारदात में रंजन पाठक का नाम आ चुका था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सिग्मा गैंग का नेटवर्क सिर्फ सीतामढ़ी तक नहीं सीमित था। ये गिरोह नेपाल के जनकपुर और विराटनगर तक सक्रिय था। नेपाल में इनके ठिकाने थे और जहां ये अपराध करने की योजना बनाते थे और फिर बिहार में वारदात को अंजाम देकर वापस नेपाल भाग जाते थे। हाल ही के महीने में पुलिस ने इनके कई ठिकाने पर छापेमारी की थी, लेकिन गैंग का सरगना रंजन पाठक बार बार बच निकलता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह बताया कि उन्हें बिहार पुलिस से कुछ इनपुट मिले थे कि रंजन पाठक और उसके कुछ साथी दिल्ली में फर्जी पहचान के साथ छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। जैसे ही टीम ने इनको रोकने की कोशिश की, अपराधियों ने फायरिंग वहां पर शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। जिन इलाकों में रंजन पाठक और उसका गैंग आतंक का पर्याय था, वहां के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने भी कहा है कि रंजन पाठक के मारे जाने से जिले में गैंगवार की गतिविधियों में कमी आएगी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के मुताबिक इन बदमाशों के पास से AK-47 सहित कई घातक हथियार बरामद हुए हैं। एनकाउंटर के बाद अब दिल्ली और बिहार की पुलिस इस गैंग के अन्य सदस्यों की फंडिंग नेटवर्क की भी जांच में जुट गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले में कई और खुलासे भी कर सकती है। बीते रात में बिहार में 4 वांछित अपराधी जिनकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस के जरिए क्राइम ब्रांच को मिली थी, उनके साथ एक बीते रात में इनकाउंटर हुआ है, जिसमें चारों लोग इंजर्ड हुए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया, करीब 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। एक बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो DCP के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है। दिल्ली में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा इस साल बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में घाटों की सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय समितियों तक तैयारियों को अंतिम रूप देने की जो कोशिशें हैं वो नजर आ रही हैं। श्रद्धालु बगैर किसी असुविधा के ताकि सूर्य की उपासना कर पाए।
नई दिल्ली और मध्य दिल्ली जिलों में अधिकारियों ने खुद तैयारियों का जायजा लिया और जिन स्थानों पर घाट बनाए जा रहे हैं वहां नियमित मीटिंग का दौर जारी है। प्रशासन ये भी निर्देश जारी कर रहा है कि घाट पर साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। नई दिल्ली में कुल 36 समितियों के छठ घाट बनाने के लिए आवेदन दिए गए हैं। इसमें से 23 समितियों को एनओसी मिल चुका है, जबकि 13 आवेदन पर मंजूरी की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन का कहना यह है कि अगले 1 से 2 दिन में बाकी सभी समितियों को भी अनुमति दे दी जाएगी। मध्य दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर 49 समितियों के आवेदन किया था। इनमें से अधिकांश को मंजूरी दे दी गई है। प्रशासन का ध्यान इस बार विशेष रूप से सुरक्षा और स्वच्छता पर है। अधिकारियों ने जलाशयों के किनारे टेंट, शौचालय और लाइट के अलावा मेडिकल सहायता केंद्र स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मध्य दिल्ली के मुकुंदपुर, ITO, वासुदेव घाट, बुराड़ी, वजीराबाद गांव जैसे स्थानों पर श्रद्धालु सूर्य देव की पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली में छठ पूजा की रौनक अब निश्चित रूप से बड़ी और भव्य देखने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि छठ पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में तैयारियों को जायजा हम लेने पहुंचे हैं वासुदेव घाट पर और आप देख सकते हैं कि यमुना के किनारे तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। घाटों को समतल किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस बार जो छठ दर्शनार्थी हैं, पुजार्थी हैं, उनको बेहतर सुविधाएं दी जा सके। एक तरफ जहां साफ सफाई यमुना में चल रही है, दूसरी तरफ जेसीबी मशीन और मजदूरों के जरिए घाटों को समतल भी किया जा रहा है। अगर तस्वीरों की बात करें तो निश्चित रूप से ये काफी सुखद है। दिल्ली में 100 घाट यमुना के किनारे बनाए जा रहे हैं, जबकि लगभग 15 से आसपास घाट कृत्रिम घाट ही बनाएंगे। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखें तो छठ पूजा और छठ पूजा की रौनक आपको इस तस्वीरों में देखने को मिल सकती हैं। तमाम यहाँ पर महिलाएं जुटी हैं और वो छठ गीत के जरिए अपना जो एक तरफ से छठी मैया का जो आशीर्वाद है वो लेने का कोशिश कर रही हैं और गीत संगीत का दौर भी शुरू हो चुका है। तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ये घाट पूरी तरह से बन करके तैयार होंगे और इस बार दिल्ली में जो छठ पूजा है वो बेहतरीन देखने को मिलेगी। अब तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और वो निश्चित रूप से सभी जो छठ पुजार्थी हैं और दर्शनार्थी हैं उनके लिए एक नया अनुभव होगा। फिलहाल दिल्ली में रौनक इस बार बढ़ने वाली है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। कैमरामैन शिवली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, वासुदेव घाट, दिल्ली।